हेलो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत ही अच्छे होंगे और काफ़ी पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपको पता है कि आपके पेपर नवंबर में होने वाले हैं। नवंबर में होने का मतलब है कि आपके पास 2 मंथ है, एक सितंबर और एक अक्टूबर। आई होप कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और आपको और बेहतर करने के लिए मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो लाने का रोज प्रयास करती हूँ। तो आज का जो वीडियो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे जो हमने जो अलैंगिक पार्ट था पूरा खत्म कर लिया, वैसे ही हम कैसे लैंगिक पार्ट को भी खत्म कर ले। अलैंगिक पार्ट में क्या था कि उसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता था, ना ही संलयन वाली सेचन जैसी क्रिया कोई भी नहीं होती थी। लेकिन जो अब हम पढ़ने वाले यानी कि लैंगिक पार्ट, उसमें क्या होता है कि उसमें युग्मकों का निर्माण भी होता है और क्या होता है कि निषेचन व संलयन की क्रिया भी होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले तो अगर कोई भी आपसे ये पूछे कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो आपको यही बताना है कि इसमें युग्मकों का निर्माण होता है और इसमें निषेचन व संलयन जैसी क्रिया भी होती है। और इसमें आपको ये बताना है कि मान लो किसी ने पूछ लिया कि जनन किसे कहते हैं, जो कि हमने पहले डिस्कस कर रखा है, तो आपको ये भी बताना है कि जनन ऐसे होता है कि कोई भी जीव अपने समान अन्य जीवों को जन्म देता है, जनन कहलाता है। आपको ये भी मैंने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है। अगर आपने वो लेक्चर ना देखे तो पीछे जाके देख सकते हो। और कोशिश करें कि रेगुलर वीडियो है जो कि मैंने अपलोड किए वैसे आप देखते जाएं, एक के बाद एक के बाद एक, और ऐसे करके आप रोज वीडियो देख लिया करें। और आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं लैंगिक जनन। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाती हूँ कि नर युग्मक होते हैं और जो मादा युग्मक होते हैं वो पुष्पों में हम पढ़ने वाले हैं। तो पुष्प में क्या होता है कि जननांग के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, एक लिंगी व द्विलिंगी। द्विलिंगी की जगह पे आप उभयलिंगी भी कह सकते हो। तो एक लिंगी पुष्प क्या होता है, जिनमें स्त्री केसर व पुंकेसर जैसे दोनों भाग उपस्थित नहीं होते हैं या फिर एक अनुपस्थित होता है, तो उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। यानी कि कोई एक ही पार्ट उपस्थित हो, यानी कि या तो पुंकेसर उपस्थित हो या तो फिर स्त्री केसर उपस्थित हो। लेकिन जो उभयलिंगी होती है, उभयलिंगी में क्या होता है कि स्त्री केसर व पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं, तो उसे उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण होता है पपीता और तरबूज। लेकिन जो उभयलिंगी है उसका गुड़हल व सरसों होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको पढ़ाती हूँ कि पुष्प में कैसे हम पढ़ेंगे कि हाँ इसमें कैसे अंडाशय होता है, कैसे बीजांड होता है, ये सब कुछ हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। पुष्प में क्या क्या होता है तो मैं आपको पढ़ाती हूँ। आपको आई होप कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पुष्प के बारे में। तो सबसे पहले जो यहाँ से पुष्प जुड़ा होता है, यानी कि आपको आपको पता होगा कि कोई भी पुष्प है आगे यहाँ से शाखा में जुड़ा होता है, और यहाँ ये पूरा पुष्प, मान लो ये गुड़हल का पुष्प को आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे पुष्प कोई भी शाखा है उससे जो जुड़ा रहता है पुष्प, उसको कहते हैं पुष्पवृंत। तो आप समझ गए होंगे। और यानी कि अगर इसकी डिफिनेशन की बात की जाए तो पुष्प जिस वृंत के द्वारा किसी शाखा से जुड़ा होता है उसे हम पुष्पवृंत कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। और उसके बाद जो ये है इसको कहते हैं पुष्पासन, क्योंकि यहाँ जो थोड़ा सा उभरा हुआ भाग होता है उसे हम पुष्पासन कहते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं कि जो यहाँ पे ये है इसको कहते हैं बाह्यदल, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और उसके बाद जो यहाँ पे ये पंखुड़ियाँ होती हैं, इनको नॉर्मली हम लोग भाषा में पंखुड़ी कहते हैं, लेकिन इसकी भाषा से कहें तो इसको दल कहते हैं। और उसी से जुड़ी हुई एक ये होती है जिसे हम पुतंतु कहते हैं, यानी कि जो ये चीज है इसे हम पुतंतु कहते हैं, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ यानी कि 2 पाली का निर्माण करती है आगे चल के, तो जिसे हम कहते हैं परागकोश। परागकोश में परागकण उपस्थित होते हैं, ये आपको पता होगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ परागकण। और इन दोनों भागों को कहते हैं हम पुंकेसर, यानी कि नर जननांग। और इसके बाद अगर हम बात करें इधर बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऊपर साइड में, यानी कि जो ये है इसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र। और उसी के नीचे जो ये पार्ट है यानी कि जो यहाँ से ये डंडी का पार्ट है इसे हम कहते हैं वर्तिका। और जो ये पार्ट है गोल गोल इसको हम कहते हैं अंडाशय। अंडाशय में बीजांड उपस्थित होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे टिक लगाया है। और यहाँ पे अंडाशय हो गया, अंडाशय वर्तिका, और वर्तिकाग्र को हम कहते हैं स्त्रीकेसर। ये तो आपको पता होगा, नहीं पता तो डोंट वेरी, मैं आपको बताऊंगी, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और उसके बाद हम बात करते हैं
बीजांड, तो बीजांड को तो मैंने आपको बता दिया है कि अंडाशय के अंदर बीजांड उपस्थित होता है, तो ये तो आपको पता ही होगा। और उसके बाद आपको ये पूरी संरचना समझ में आ गई होगी। मैं फिर से रिवाइज करती हूँ, और अगर आप इसको 5 से 6 बार बनाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट थे तो मैंने भी कैसे सीखा था, अगर मैं आपसे सही सही बताऊँ तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे सीखा था। तो मैंने कम से कम, मतलब मेरी पूरी क्लास ने, क्योंकि सर जो हमारे थे उन्होंने जब पढ़ाया था तो उन्होंने कहा था कि कम से कम 5 से 6 बार बनाओ। उन्होंने कम से कम वही 5 से 6 बार बनवा लिया था, और ये भी कहा था घर से बना के लाना। और उसके बाद तो सारे बच्चों को ऐसे रट गया था कि मैं आपसे क्या बताऊँ। तो यहाँ पे आप भी कम से कम 5 से 10 बार बनाइएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और आपको बेहतर ढंग से आ जाएगा। तो सबसे पहले, यानी कि जो ये पुष्प होता है, जो पुष्प पुष्प की किसी भी शाखा से जुड़ा होता है तो उसे हम कहते हैं पुष्पवृंत, यानी कि जो यहाँ पे शाखा होती है इसको कहते हैं पुष्पवृंत। और पुष्पासन किसे कहते हैं, जो यहाँ पे हल्का सा उभरा हुआ भाग होता है। बाह्य दल हमेशा हरे रंग के होते हैं। आपको पता होगा कि कोई भी फूल होता है उसके ऊपर हरा पार्ट होता है, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे बाह्य दल, यानी कि ये हमेशा हरे रंग के होते हैं। और जो यहाँ पे दल होते हैं ये प्रायः रंगीन रंग के होते हैं। रंगीन का मतलब कैसे कह सकते हो कि कोई भी पुष्प है उसकी जो पंखुड़ी होती है वो बहुत कलर की होती है, जो पुष्प जिस रंग का होता है, यानी कि गुलाबी भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, किसी भी कलर का हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो दल होते हैं ये प्राय रंगीन होते हैं। और उसके बाद पुतंतु, जो कि यहाँ से जो शाखा है इसको हम पुतंतु कहते हैं। और पुतंत के ऊपर ही परागकोश का निर्माण होता है। परागकोश में परागकण उपस्थित होते हैं। परागकोश और पुतंतु को हम पुंकेसर कहते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद अगर हम बात करें इसके, यानी कि वर्तिकाग्र की, तो वर्तिकाग्र पुष्प के जो ऊपर एक शाखा होती है, यानी कि गुड़हल को आप इमेजिन करो, उसके ऊपर एक जो शाखा होती है उसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिका, जो ये पार्ट है इसको वर्तिका कहते हैं। अंडाशय, जो ये गोल पार्ट है इसको हम अंडाशय कहते हैं। अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र को प्रायः स्त्रीकेसर कहते हैं। यानी कि आप समझ रहे होंगे पुंकेसर और स्त्रीकेसर का मतलब। और यहाँ पे अगर हम बीजांड की बात करें तो बीजांड प्रायः अंडाशय में ही उपस्थित होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लैंगिक है, लैंगिक जनन, उसमें क्या होता है कि इसमें युग्मकों का निर्माण होता है और संलयन व निषेचन जैसी क्रिया होती है। तो संलयन व निषेचन जैसी क्रिया को मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन मैं फिर से बता दी ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि कोई ना कोई नर युग्मक होगा और यहाँ पे मादा। तो मादा, और ये इसमें हम मान लो युग्मक लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने नर लिया और एक तरफ मैंने मादा लिया, और दोनों में क्या होता है कि इसमें युग्मक उपस्थित होते हैं। और इसमें क्या होगा कि जो नर होता है उसमें शुक्राणु होता है, आपको पता होगा। और नहीं पता तो डोंट वरी, क्योंकि ये तो आगे का पार्ट है, मैं आपको पढ़ाऊंगी, आपको पता चल जाएगा। और मादा में अंडाशय उपस्थित होता है, ये आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, मैंने आपको पहले बताया, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो मनुष्य, यानी कि नर और मादा दोनों के जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 46। यहाँ भी 46 होता है और यहाँ भी 46। तो 46 का मतलब आप समझ रहे हो कि अगर इसमें समसूत्री विभाजन होगा तो इसमें 46 गुणसूत्र दोनों में बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे संलयन व निषेचन जैसी क्रिया में क्या होता है कि यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होगा, यानी कि इसमें क्या होगा कि यहाँ पे 23 गुणसूत्र और यहाँ पे 23 गुणसूत्र होंगे, जो कि मिलकर 46 का, यानी कि एक युग्मनज का निर्माण करेंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं आगे बात करती हूँ एक युग्मनज का निर्माण कैसे होता है। यानी कि एक नर होगा, एक मादा होगी, दोनों में से जो गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, 46 में अर्धसूत्री विभाजन होगा, यानी कि इसमें 23 गुणसूत्र बटेंगे और वो 23 मिलकर एक 46 युग्मनज का निर्माण करेगा, यानी कि एक नई संतति का निर्माण करेगा। तो मैंने आपको समझाया, आई होप कि आप समझ गए होंगे। और नहीं समझे पुष्प की संरचना तो डोंट वरी, क्योंकि जो अगला लेसन है यानी कि पुष्प की संरचना, उसमें पुष्प के बारे में डिटेल से बताने वाली हूँ। आपको फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको
वादा करना कि आपको प्रैक्टिस करनी है, यानी कि आप कम से कम 5 से 6 बार पुष्प की संरचना बनाएँगे और उसके बाद मैं आपको दावा देती हूँ कि आपको पुष्प की संरचना आप ऐसे रट के बैठ जाएँगे कि कोई भी पूछेगा कि पुष्प की संरचना बनाओ तो आप फटाफट बना दोगे बिना किसी फ़िक्र के, तो आप समझ रहे होंगे। तो हम बात करते हैं अब लैंगिक जनन की विशेषताएँ। तो आज हम कुल 8 विशेषताएँ पढ़ने वाले हैं। आई होप कि वो आपको समझ में आएँगी और ये मैं दावा देती हूँ कि आपको मैं समझा के रहूँगी। अगर आपको अभी तक कुछ समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, वीडियो को दोबारा से देखिए और आपको समझ में आएगा। और जो चीज़ें मैंने आज डिस्कस की ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि संलयन निषेचन क्या होता है, जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, लैंगिक जनन किसे कहते हैं, ये सब मैं डिस्कस पहले ही कर चुकी हूँ बहुत डिटेल से और मैंने आपको ये समझाया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये मैं दोबारा बार समझा रही हूँ लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाया क्योंकि मैं जानती हूँ कि बच्चे हैं भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको समझाती हूँ अब आगे विशेषताएं। आई होप कि वो आप ध्यान से सुनेंगे और अगर आपको कोई तकलीफ है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप कमेंट कर सकते हो। तो मैं आपको विशेषताएं पढ़ाती हूँ। तो सबसे पहली जो विशेषता है वो ये है कि ये द्विजनकीय होते हैं। द्विजनकीय का मतलब ये है कि इसमें एक नर और एक मादा होंगी, जिनसे क्या होगा कि उनमें जो 46 गुणसूत्रों की संख्या है उनमें से 23 गुणसूत्र होंगे और उससे एक 46 गुणसूत्र वाले एक युग्मनज का निर्माण होगा, यानी कि इसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती, इसलिए इसे द्विजनकीय कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद करते हैं कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो मैंने जैसा कि आपको पढ़ाया था अलैंगिक जनन में कि उनमें समसूत्री विभाजन होता है, उनमें जो जनक होता है वो विभाजित होकर अपने समान अन्य जीवों को जन्म देता है, यानी कि उसमें क्या होता था कि एक जनक है वही उसमें समसूत्री विभाजन होता था, जिसके कारण क्या होता था कि वो 2 या 2 से अधिक भागों में बंटकर नई संतति का निर्माण करता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि यहाँ पे मनुष्यों की बात की जा रही है तो यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि नर युग्मक चल तथा मादा युग्मक अचल होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लो, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जो नर युग्मक होता है वो चल कैसे होता है और जो मादा युग्मक होते हैं वो अचल कैसे होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जो ये शुक्राणु होता है, ये शुक्राणु का चित्र है। शुक्राणु में क्या होता है, जो ये पूंछ होता है इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है वो बहुत अधिक होती है, जिससे क्या होता है कि ये जो शुक्राणु होता है उसको गति प्रदान करता है, तो वो क्या होता है कि एक स्थान दूसरे स्थान तक जा सकता है। इसका मतलब ये यहाँ पे है कि नर युग्मक जो चल सकता है यानी कि वो गति कर सकता है, तो यहाँ पे ये चल हो गया। लेकिन जो अंडाणु होता है, जो यहाँ का अंडा होता है वो यहाँ तक कैसे पहुँचता है, यानी कि फेलोपियन ट्यूब में कैसे पहुँचता है, तो यहाँ पे ये खिसक यहाँ तक पहुँच तो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गति करता है। यहाँ पे क्या होता है, तिल्लियाँ उपस्थित होती है, यानी कि कह सकते हो यहाँ पे बाल जैसी संरचना होती है, जो कि जो ये अंडा होता है इसको खिसका के लेके जाती है यहाँ तक, और जिससे क्या होता है कि जब यहाँ शुक्राणु आते हैं तो आपस में संलयन होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, उससे आगे की क्रिया होती है। तो ये सब मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन यहाँ पे बात हो रही थी, आपको बताया कि ये जो नर युग्मक होते हैं वो चल कैसे, मादा युग्मक जो होते हैं वो अचल कैसे होते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो निषेचन है उससे युग्मनज का निर्माण होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो उसके बाद जो 5वां विशेषता है वो ये है कि यह जनन की एक धीमी प्रक्रिया, यानी कि मनुष्यों में क्या होता है कि जो जनन होता है, जो नई संतति का निर्माण होता है नर और मादा से, वो क्या होता है कि 9 महीने में कंप्लीट होता है, जिससे क्या होता है कि 9 महीने में एक संतति का निर्माण करना, तो ये बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। लेकिन जो लैंगिक जनन था उसमें क्या होता है कि वो बहुत ही कम समय में अपने जनक से वो नई संततियों का निर्माण करता है, तो ये सब बहुत ही तीव्र प्रक्रिया थी। लेकिन जो लैंगिक लक्षण है यानी कि जो मनुष्यों का जो जनन की क्षमता होती है वो बहुत ही स्लो होती है, तो ये यहाँ पे बताया गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जो छठा लक्षण है वो क्या, मतलब जो छठा विशेषता है वो क्या है कि इसमें जीन विनिमय की क्रिया होती है। अब जीन विनिमय किसे कहते हैं तो मैं ये आपको समझाती हूँ, तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि विनिमय किसे कहते हैं। तो जब गुणसूत्र आपस में मिलते हैं तो क्या होता है कि जो गुणसूत्र के जो खंड होते हैं वो खंड एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं और उससे जीन विनिमय कहते हैं। और जीन विनिमय में क्या होता है कि इसके कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। मतलब विभिन्नता कैसे उत्पन्न हो सकती है, जब जीन विनिमय होगा तो विभिन्नता उत्पन्न होगी। और जीन विनिमय किसे कहते हैं मैं फिर से दोहरा देती हूँ, अगर आप चाहो तो नोट कर सकते हो इसको। मतलब जीन विनिमय किसे कहते हैं तो लिख लो आप, जब गुणसूत्र आपस में मिलते हैं
तो क्या होता है कि जो गुणसूत्र के जो खंड होते हैं वो आपस में चेंज हो जाते हैं, जिसे हम जीन विनिमय कहते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि विभिन्नता उत्पन्न होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं जीन विनिमय से विभिन्नता उत्पन्न होती है, तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो 8वां लक्षण है वो ये है कि ये उद्विकास का आधार है। मतलब उद्विकास किसे कहते हैं? मतलब धीमी प्रक्रिया में होने वाले विकास। मतलब जो ये प्रक्रिया बहुत ही धीमे से होती है। जैसे कि अगर हम कह लें, अगर एग्जाम्पल की बात करें, जो हमारे पूर्वज थे वो बंदर थे, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत जल्दी तो नहीं होगी है। और ना ही आज ऐसा है कि हम बंदर जैसे दिखाई देते हैं। बंदर से हम बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो ये प्रक्रिया है बहुत ही धीमी होती थी। और ये बंदर से इंसान बनने की जो प्रक्रिया थी बहुत ही स्लो थी। और इसी कारण इसे कहा गया है कि ये उद्विकास का आधार है। मतलब जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने तुरंत ही तो नहीं कर लिया कि हाँ वो इंसान में चेंज होगी। उनकी हरकतें तुरंत तो चेंज नहीं होगी, लेकिन उन्होंने अपने आप को चेंज करने की कोशिश की। करते 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 कई साल लग गए, कई मतलब लाखों साल कह सकते हो लग गए। और उसके बाद जो हमारे पूर्वज बंदर थे वो आज इंसान बन चुके हैं। और इंसान के तौर पे तो आप देख ही सकते हो, अपने आप को देखिए, किसी और को देखिए, सब इंसान बन चुके हैं। तो जैसा कि मैंने आपको विशेषताएं समझाई, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई तकलीफ है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगी। अगर आपको कोई तकलीफ है तो मैं दोबारा पढ़ा दूंगी। कोशिश कर, अगर समझ में नहीं आई तो कोशिश करिए कि वीडियो को दोबारा देख लें ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। और आगे अगर हम बात करते हैं लाभ की, तो लैंगिक लक्षण के अगर लाभ है तो हानियां भी होंगी, हमें हानियां भी पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लाभ पढ़ते हैं। तो आई होप कि मैं आपको वो भी समझा सकूं। और आप भी कोशिश करिए कि समझने की कोशिश करिएगा। और कोई भी चीज़ है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि हाँ आपको ये समझ नहीं आया, तो मैं आपको बता दूंगी क्या है। और कोशिश करिए कि अगर आपको समझ नहीं आए तो वीडियो को दोबारा से देख लिए। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको पढ़ाती हूँ लाभ। तो यहाँ पे जो पहला लक्षण है, यानी कि जो पहला लाभ है वो क्या है कि जनसंख्या में समानताएं बनाए रखने के लिए सहायक। मतलब इसमें क्या होता है कि जो लैंगिक जनन होता है उसमें क्या होता है कि जो जनसंख्या है उसमें समानताएं बनाए रखने के लिए, मतलब जो जनसंख्या है वो आल लैंगिक में बहुत ही तीव्र होती है। लेकिन जो लैंगिक है उसमें क्या होता है कि जनसंख्या में समानताएं बनाए रखने, मतलब जो जनसंख्या है वो नियमित बनाए रखने के लिए ये आवश्यकता होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद कहता है कि नवजात प्राणी की जनक द्वारा देखभाल की जाती है, जिसके कारण उनके जीवित रहने की दर जो होती है वो अधिक होती है। मतलब जो जनक होते हैं, मतलब यहाँ पे अगर मनुष्यों की बात की जाए तो अगर मनुष्य है, अगर किसी के यहाँ भी बच्चा पैदा होता है तो उसकी देखभाल बहुत की जाती है, उसकी केयर की जाती है कि कोई भी चीज़ उसको नुकसान ना करे, कोई जानवर उसको नुकसान ना पहुँचा सके, इंसान नुकसान ना पहुँचा सके। उसकी बहुत केयर करते हैं जब तक कि वो बोलना, खेलना, खाना नहीं जानता है। तो इसलिए क्या होता है कि जो उनकी जीवित रहने की जो दर होती है बहुत ही अधिक होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बात करते हैं। तो इसके बाद जो तीसरा है वो क्या है कि नए लक्षणों का विकास। मतलब अगर कोई भी पिता है यानी कि नर है, कोई भी माता है यानी कि मादा, तो उसमें क्या होता है कि जो उनके लक्षण होते हैं वो उनके बच्चों में नहीं जाते। मतलब उनसे कुछ लक्षण चेंज हो जाते हैं। तो वही बता रहे कि यहाँ पे लक्षणों का विकास, यानी कि नए लक्षण कोई ना कोई आएंगे जिससे जो उनकी संतति होगी वो जनक से भिन्न होगी। तो यहाँ पे यही बताया गया, आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बात करते हैं उत्पन्न हुई विभिन्नताएं उद्विकास का आधार। मतलब जो उत्पन्न हुई जो विभिन्नता है वो क्या है कि उद्विकास का आधार है। उद्विकास मैंने आपको अभी समझाया। उद्विकास का मतलब है कि धीमी गति से जो विकास होता है उसे ही हम कहते हैं उद्विकास। तो उद्विकास में मतलब धीमी धीमी जो विभिन्नताएं उत्पन्न हुई है वही बताया गया कि उसका आधार है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो धीमी दर से जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है वो इसी का आधार है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, आप समझ गए होंगे, यानी कि हानियाँ। और हानि में क्या होता है कि कोई ना कोई नुकसान बताए जाएंगे। तो उससे क्या क्या हानियाँ हैं, क्या नुकसान है, तो मैं आपको बताती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आएगा। तो मैं आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पे जो पहली हानि है वो ये है कि ये जो प्रक्रिया होती है काफ़ी धीमी होती है। यानी कि इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयन होते हैं, जिससे कि 9 महीने में एक युग्मनज का निर्माण होता है। तो धीमी प्रक्रिया है, इसलिए ये इसकी एक हानि है। उसके बाद क्या होता है कि ये द्विजनकीय है, यानी कि इसमें क्या होता है कि 2 जनक की आवश्यकता होती है। यानी कि एक नर होगा, एक मादा होगा, तभी संलयन की क्रिया होगी, तभी युग्मनज का निर्माण होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद जो तीसरी जो हानि है वो क्या है कि उच्च
प्रतिस्पर्धा के कारण निम्न आनुवंशिक संगठन वाले छोटे प्राणी मर जाते हैं। मतलब कि अगर कोई ऐसा, मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें कि कोई अमीर है और कोई गरीब है, तो क्या होगा कि जो उच्च प्रतिस्पर्धा के कारण, मतलब कोई अच्छा खाना खाना चाहता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो निम्न आनुवंशिक संगठन वाले छोटे जीव मर जाते हैं, यानी कि जो छोटे जीव होते हैं वो उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो मतलब मर जाते, कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई नुकसान होता है। लेकिन जो मतलब उच्च प्रतिस्पर्धा वाले होते हैं, यानी कि ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, ज़्यादा मतलब बड़े होते हैं, वो क्या होता है कि वो निम्न जो छोटे वाले होते हैं वो उनकी बराबरी नहीं कर सकते, जिसके कारण क्या होता है कि वो मर जाते हैं प्राणी छोटे। लेकिन जो बड़े वाले होते हैं वो अपनी मतलब जो आवश्यकताएं होती है वो भी होता है खाना पीना, तो वो सब पूरी करते, लेकिन जो छोटे जीव होते हैं वो पूरी नहीं कर पाते, जिसके कारण क्या होता है कि वो मर जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया। आई होप कि आपको ये जो हानियाँ थी ये भी समझ में आ गई होंगी। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आज का लास्ट टॉपिक, यानी कि लैंगिक जो लक्षण थे, यानी कि जो लैंगिक जनन था और जो अलैंगिक जनन था, उन दोनों में क्या क्या जो अंतर है वो भी डिस्कस कर लेते हैं और आज की वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका जो अंतर है वो मैं आपको समझाती हूँ। कुल 7 अंतर है, आपको बेहतर ढंग से समझ में आएंगे, आप समझिएगा। सबसे पहले जो अंतर है वो बात करते हैं कि ये द्विजनकीय होता है लैंगिक जनन, लेकिन जो अलैंगिक होता है वो एक जनकीय होता है। जैसा कि मैंने आपको जो अलैंगिक होता है उसमें क्या होता है कि एक जनक होता है जो विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक संततियों का निर्माण करता है, तो ये एक जनकीय हो गया। लेकिन जो लैंगिक है उसमें क्या होता है कि 2 जनक की आवश्यकता होती है, जैसे कि नर और मादा होते हैं, आपस में संलयन होता है, निषेचन होता है, जिसके कारण क्या होता है कि एक युग्मनज का निर्माण होता है। तो ये 2 जनकीय होता है, ये एक जनकीय। आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बात करें कि जो लैंगिक होता है उसमें अर्थसूत्री विभाजन होता है, जैसे कि 23-23 में डिवाइड होता है, उसके बाद 46 बनकर एक युग्मनज का निर्माण करता है। लेकिन जो इसमें होता है इसमें समसूत्री विभाजन होता है, जैसे कि आप एग्जाम्पल की बात करो तो अमीबा की बात कर सकते हो। आपको समझ में आ गया होगा, तो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो तीसरा लक्षण है वो क्या है कि यह जनन धीमी गति से होता है लैंगिक में, लेकिन जो अलैंगिक होता है उसमें तीव्र गति से होता है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना कुछ भी है, वो क्या होता है कि वो अधिक भागों में कटकर या टूटकर अपने मतलब विभाजित होकर अनेक संततियों का निर्माण करता है, 2 या 2 से अधिक। लेकिन जो मनुष्य होता है वो एक ही संतति का निर्माण करता है। बहुत बहुत ज़्यादा चांस हो तो 2, बस उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो ये बहुत धीमी प्रक्रिया है, ये तीव्र है, तो आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद जो लैंगिक है उसमें क्या होता है कि इसमें संतति की संख्या बहुत कम होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मनुष्य एक ही संतति या बहुत ज़्यादा हुआ तो 2 संततियों को जन्म दे सकता है। लेकिन जो इसमें होता है उसमें क्या होता है कि बहुत 2 या 2 से अधिक संततियों का निर्माण होता है। तो जैसा कि इसका एग्जाम्पल यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा कुछ भी ले सकते हो, और इसमें मनुष्य का उदाहरण ले सकते हो। आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो पांचवा जो इसका अंतर है वो क्या है कि इसमें लैंगिक अंगों का विकास होता है, जैसा कि जनक है तो माता है, उन्हीं के लक्षणों का कोई ना कोई लक्षण विकास होता है, यानी कि लैंगिक लक्षण जो उनके जनक में होती है वही संततियों में होता है। लेकिन जो इसमें अलैंगिक है उसमें विकास नहीं होता है, क्योंकि इसमें तो जो जनक होते हैं वही आगे मतलब विभाजित होकर नई संततियों का निर्माण करते हैं, संतति नहीं होगी तो फिर इसमें लैंगिक लक्षणों का विकास नहीं होगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करें छठे अंतर की, तो उसमें क्या होता है कि उत्पन्न हुई संतति जनक से विभिन्नताएं उत्पन्न करती हैं। मतलब मनुष्य मनुष्य के समान नहीं होता है, कोई भी पिता अपने बच्चे के समान नहीं होता है, कोई भी बच्चा अपने पिता के समान नहीं होता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो उत्पन्न हुई संतति है वो जो उत्पन्न हुई संतति जनक से विभिन्नताएं उत्पन्न करती है। यानी कि अगर आप अपने पिता को ही देख लें या माता को ही देख लें, यानी कि मम्मी पापा को देखें, नॉर्मली भाषा में कहें तो वो हमारे समान नहीं है, हम उनके समान नहीं है। लेकिन कुछ लक्षण है जो कि हमारे समान होते हैं, लेकिन वो लक्षण कौन से? अनुवांशिक लक्षण। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि उत्पन्न हुई संतति आनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है। अलैंगिक में क्या होता है कि वो विभाजित होकर नई संततियों का निर्माण करता है, मतलब वही जनक टूटकर अनेक संततियों का निर्माण करता है, मतलब वो आनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है। लेकिन जो मनुष्य होता है वो समान नहीं होता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो सातवां लक्षण है उसका डिस्कस करें, तो जो सातवां अंतर है वो ये कहता है कि इसमें युग्मकों का निर्माण तथा निषेचन की क्रिया
होती है। जैसा कि अगर कोई आपको लैंगिक लक्षण की परिभाषा भी पूछे तो आपको यही बतानी है, और अगर कोई अंतर पूछे सबसे पहले अंतर आपको यही बताना है कि इसमें युग्मकों व संलयन या निषेचन जैसी क्रिया होती है लैंगिक में। लेकिन अलैंगिक में क्या होता है कि इसमें युग्मकों का निर्माण व निषेचन जैसी क्रिया नहीं होती है, क्योंकि इसमें से जो जनक होता है वही टूटकर या खंड में विभाजित होकर अनेक संततियों का निर्माण करता है। और आपको 2-3 बात ध्यान रखनी है। जैसा कि पहला मैंने आपको यही बता दिया कि युग्मकों व संलयन यानी निषेचन जैसी क्रिया होती है, ये लैंगिक के लिए, और अलैंगिक में ये सब नहीं होता है। और दूसरा आपको ध्यान ये रखना है कि जो लैंगिक है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, लेकिन जो अलैंगिक है उसमें क्या होता है कि इसमें समसूत्री विभाजन होता है और लैंगिक में अर्धसूत्री। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं आपकी फ्रेंड आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाती रहूँ। तब तक के लिए बाय बाय, और पढ़ते ज़रूर रहिएगा क्योंकि पढ़ाई ही जीवन है। और पढ़ाई को अगर आप मज़े से पढ़ोगे तो पढ़ाई पढ़ाई नहीं लगेगी, बल्कि आपको एक मज़ा लगेगी। जैसे कि हम खेल में या टीवी या मूवी देखते वक्त ये नहीं जानते कि हाँ हम क्या देख रहे हैं, बस हम घंटों घंटों तक देखते हैं। अगर वैसे ही आप अगर किताबों में मन लगाओगे तो आपको वैसा ही फील होगा। और आई होप इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।